नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल वीडियो बाय क्षितिज कुशवाहा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमारा जो लेक्चर फर्स्ट आया था वो था कि अनुबंध से क्या है और एक वेद अनुबंध के क्या लक्षण है। उसमें हमने देखा था कि एक अनुबंध के लिए एक ठहराव का होना बहुत आवश्यक है। अब बात यह आती है कि हमें ठहराव कैसे बनेगा। इस बात को हम देखते हैं। जब किसी प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, ठहराव बन जाता है। जब किसी प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, ठहराव। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है वो है प्रस्ताव और स्वीकृति के बारे में। प्रस्ताव से क्या है, इसकी क्या विशेषता है, और स्वीकृति से क्या है, इसकी क्या विशेषता है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रस्ताव मतलब क्या होता है? जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य को करने या न करने से संबंधित अपनी इच्छा को इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि सामने वाले की सहमति उस कार्य को करने या न करने के संबंध में प्राप्त हो जाए, तो कहा जाता है कि प्रस्ताव दिया गया है। मैंने कहा कि जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को या एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करे कि उसकी सहमति, उद्देश्य क्या होना चाहिए कि उसकी सहमति प्राप्त होगी किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में, तो फिर हम उसे कहेंगे कि यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है। ये दो पॉइंट बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं हमारे सामने। एक कार्य को करने या न करने के संबंध में, करने मतलब सकारात्मक बात कर रहा है। जिसे हमने कहा कि भैया कल आप मेरे साथ घूमने चलना, ये कैसा प्रस्ताव हो गया, सकारात्मक हो, किसी कार्य को करने के लिए। और न करने के संबंध में क्या आ जाएगा कि कल मेरे साथ घूमने मत चलना, वहां पर हमने किसी बात करी नकारात्मक। तो प्रस्ताव जो है वो कैसा हो सकता है, नकारात्मक या सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंडीशन हो सकता है। पॉजिटिव कंडीशन क्या है, किसी कार्य को करने को लेकर, और नेगेटिव कंडीशन क्या है, न करने को लेकर। अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि सामने वाले की सहमति मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो हाँ या ना अपना जवाब देगा। वो दे देगा तो चलेगा, नहीं भी देगा तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। हमारा प्रस्ताव तभी माना जाएगा जब हमारा उद्देश्य ये हो कि सामने वाला सहमति हमें दे ही देगा। या डिलेमा की कंडीशन नहीं होती, उसकी इच्छा हो तो दे या नहीं। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि उसकी सहमति प्राप्त होनी चाहिए। यदि या तो वो कार्य करने से संबंधित होगी या कार्य के न करने से संबंधित। जब हम उसे किसी अपनी इच्छा न करने की होगी तो वो सहमति इसमें देगा, न करने में। और यदि कार्य करने से संबंधित होगी तो वो सहमति इसमें देगा, कार्य को करने के संबंध में। और सहमति प्राप्त हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि हमने उसे क्या दिया है, प्रस्ताव। हम इसे एक बार समराइज करते हैं कि जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को, या कहेंगे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उसकी सहमति उस कार्य को करने या न करने के संबंध में प्राप्त हो जाए, तो इस पूरी घटना को हम ये कहेंगे कि हमने सामने वाले को प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे प्रस्ताव के आवश्यक लक्षण क्या है या उसके तत्व क्या है। जब भी किसी डेफिनेशन को लेकर आपको ये पूछा जाए कि उसकी विशेषताएं क्या है, लक्षण क्या है, तत्व क्या है, तो उसकी डेफिनेशन से ये सारे पॉइंट निकल कर आते हैं। यदि हम उसके अर्थ को अच्छे से समझ लें तो हम उसके तत्व, लक्षण या विशेषताओं को आसानी से लिख सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। जैसे प्रस्ताव के जो आवश्यक लक्षण, तो सबसे पहले आता है दो पक्षकार। हमने जब इसकी परिभाषा को पढ़ा तो वहां पर हमने क्या कहा, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को लेता है तो इसकी पहली विशेषता क्या आ गई, दो पक्षकार। सीधी सी बात है, व्यक्ति अपने आप को प्रस्ताव नहीं दे सकता, वो अपने आप से बात नहीं कर सकता, अपने आप से प्रॉमिस नहीं कर सकता। उसको अपनी बात किसी दो व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को ही ऑफर करना पड़ेगी। तो वहां पर कितने पक्षकारों की जरूरत होगी, दो। जब एक व्यक्ति अपने किसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखेगा तो प्रस्ताव रखने के लिए कितने व्यक्ति होना चाहिए, कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। अगला इसका पॉइंट आता है किसी कार्य को करने या न करने से संबंध। अभी हमने देखा ये दो तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कैसा हो गया, किसी कार्य को करने से संबंधित, और नेगेटिव कैसा हो गया, न करने से संबंधित। आप घूमने चलेंगे मेरे साथ तो ये पॉजिटिव बात हो गई, और जब हमने कह दिया कि आप घूमने नहीं चलना मेरे साथ
वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो प्रस्ताव कैसा हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में हो सकता है। अगला इसका आता है उद्देश्य। हमारा उद्देश्य उसमें क्या होना चाहिए, सामने वाले की सहमति प्राप्त हो। मैंने अभी आपसे कहा हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि उसे सहमति मिली जानी चाहिए। ऐसा नहीं देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो चलेगा, ऐसा प्रस्ताव में नहीं होता। प्रस्तावक मतलब जो प्रस्ताव दे रहा है, प्रस्तावक जो है, उसका ये उद्देश्य होना चाहिए कि सामने वाला मेरी बातें हाँ ही कर दे, चाहे वो कार्य को करने से संबंधित हो नहीं करने से संबंधित। दूसरी तीसरी विशेषता होगी उद्देश्य। चौथी विशेषता होगी कि जो आप जो प्रस्ताव रख रहे हो वो निश्चित है, स्पष्ट होना चाहिए। उसमें बातों में डेलीमा नहीं होना चाहिए, संशय की स्थिति नहीं होना चाहिए, कुछ संदेह नहीं होना चाहिए। जो बात है वो स्पष्ट होना चाहिए। अब देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मान लो हमने सामने वाले को कहा कि कल सुबह 4 बजे घूमना है। अब यहाँ पर घूमना 2 तरीके से हो सकता है। एक तो कहीं पर आप पिकनिक जा रहे हैं तो उसे भी हम घूमना कहते हैं, और मॉर्निंग वॉक को भी हम घूमना कहते हैं। तो वहां पर बात में निश्चितता नहीं है, स्पष्टता नहीं है। घूमना चलना है, आप अब हमने आपसे कह दिया कि भाई चलो कल सुबह 4 बजे अपने को घूमने चलना है। आप एकदम तैयार होकर बैठ गए, चलो आज तो 12 में पिकनिक पे जाना है। और हमने 4 बजे कहा चलो भाई घूमने चलना है, तो मॉर्निंग वॉक पे चलना है, तो आपको तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो उसमें क्या है, किसी भी प्रस्ताव में जो है स्पष्टता होना चाहिए, निश्चितता होना चाहिए। वहां पर संशय की स्थिति नहीं होना चाहिए, डेलीमा असमंजस की स्थिति नहीं होना चाहिए। लिखना है घूमना, स्पष्ट लिखे हमें कहाँ चलना, पिकनिक पर चलना, तो फिर वहां पर प्रस्ताव सही माना जाएगा। अगला जो है प्रस्ताव प्रार्थना के रूप में होना चाहिए। आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, अनुचित व्यवहार कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कपट कर रहे हो, तो इस तरीके से नहीं। प्रस्ताव आप प्रार्थना से हाथ जोड़कर निवेदन करके ही देंगे। आप उसे ये नहीं कह सकते मेरी बात को मान लेते तो फिर देख लेना, तो वो फिर प्रस्ताव नहीं माना जाएगा, वो तो खुद ही दादागिरी होगी। प्रस्ताव कैसा होना चाहिए, प्रार्थना के रूप में, निवेदन के रूप में होना चाहिए। अगला है प्रस्ताव का संवहन होना चाहिए। आपने मन में 100 बातें सोच ली, किसी को क्या पता, कोई व्यक्ति जा रहा है, आप मन में सोच रहे हैं ये आदमी मेरा काम कर दे, ये आदमी मेरा काम करेगा नहीं करेगा, या इस आदमी को मेरा काम करना चाहिए, फिर आपके मन के मन में रहेगी तो उसको पता चलेगी क्या, नहीं। तो प्रस्ताव क्या होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। जिस आदमी को भी हम प्रस्ताव दे रहे हैं, जो हमारा दूसरा पक्षकार है, हमने कहा ना ये हमारा जो दूसरा पक्षकार है, इसको हमारी बात वहां पर पता चल जानी चाहिए। अब सामने वाले को बात कैसे पता चले, तो या तो वो लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, या हमारे व्यवहार के अनुसार भी हो सकती है। उसके लिए क्या आएगा कि प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित दोनों तरीके से हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप या तो उसे लिखित में दे प्रस्ताव अपना, या आप उसे बोलकर बताएं, मौखिक रूप से दे, ओरल एक हो गया रिटर्न, लिख कर देना, ओरल मतलब हम मुंह से बोल रहे हैं, या हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से हम उसे प्रस्ताव दे सकते हैं। जैसे आचरण से कहने का मतलब ये आ जाएगा कि हमने किसी को इशारा किया भैया इधर आना, हमने बहुत दूर खड़ा है, कई बार हम आवाज नहीं लगा पाते, लिख के कैसे दें उसे, हमने इशारा किया इधर आओ। अब मान लो हमारी बात को समझ गया, उसको लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो चला आएगा, हमारे मुंह से कुछ नहीं निकला, हमने केवल क्या किया, आचरण किया। जब आचरण से बुलाया तो क्या हो गया, गर्भित। तो प्रस्ताव कैसा होना चाहिए, स्पष्ट आचरण के द्वारा भी हो सकता है, लिखित मौखिक भी हो सकता है, मतलब स्पष्ट भी हो सकता है और गर्भित भी हो सकता है। तो प्रस्ताव का आवश्यक लक्षण है। पहला लक्षण क्या हमने देखा कि इसमें कितना होना चाहिए, 2 पक्षीकार होना चाहिए, मतलब आदमी दूसरे व्यक्ति से अपनी बात रखेगा, कार्य करने या न करने से संबंधित हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उद्देश्य क्या है, सहमति प्राप्त करना। हमारा एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें उसकी सहमति मिलेगी। निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए, जो भी उसमें पॉइंट लिखे गए या जो भी हम बात कर रहे हैं, तो कैसे होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। उसमें डेलीमा, असमंजस या संशय की स्थिति नहीं हो। प्रार्थना के रूप में हो, आप दादागिरी नहीं करेंगे, डराएंगे धमकाएंगे नहीं, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे। उसका सम्मान होना चाहिए, मन की बातें मन में ही रह जाए, ऐसा नहीं अपने मन की बात अब सामने वाले के सामने एक्सपोज करें। तो उसका क्या होना चाहिए, संवहन होना चाहिए। और अगला वो आचरण के द्वारा भी हो सकती है, वो स्पष्ट और गर्भित भी हो सकता है, लिखित मौखिक या आचरण के द्वारा भी हम प्रस्ताव को दे सकते हैं। दोस्तों हमने देखा है कि जब किसी प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो वो ठहराव बन जाता है। हमने प्रस्ताव को पूरा समझ लिया, अब हम बात करेंगे स्वीकृति। स्वीकृति से क्या है, स्वीकृति क्या है, जिस व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है, मतलब जिस व्यक्ति के सामने हमने प्रस्ताव रखा गया है, यदि वो प्रस्ताव के ऊपर अपनी सहमति प्रदान कर दे तो उसे हम स्वीकृति कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के सम्मुख, मतलब इस व्यक्ति को हमने क्या दिया, प्रस्ताव, जिस व्यक्ति के सामने हमने प्रस्ताव रखा है, यदि वो उस पर अपनी सहमति प्रदान कर दे, प्रस्ताव पर वो क्या हो जाए, सहमत हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वीकृति। जिस व्यक्ति के सम्मुख हमने प्रस्ताव को रखा है, यदि उस पर वो अपनी सहमति प्रदान कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वीकृति कहते हैं।
तो आइए अब हम देखते हैं कि स्वीकृति के आवश्यक लक्षण या वैधानिक नियम क्या है। स्वीकृति का सबसे पहला लक्षण होता है किसके द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए। किसके द्वारा दी जानी चाहिए? जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा है। हमने प्रस्ताव ए के सम्मुख रखा है, जैसे मान लो कि ये दो लोग हैं, ए ने प्रस्ताव रखा बी को, ए ने बी को प्रस्ताव रखा कि भैया आप हमारा काम करोगे या नहीं करोगे, और बी की जगह इधर कोई सी दूर खड़ा है और वहीं से कह रहा हाँ मैं तेरा काम करूंगा, ये वाली बात नहीं चलेगी। स्वीकृति किसके द्वारा दी जानी चाहिए? जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा है। इसके द्वारा दी गई सहमति स्वीकृति मान्य नहीं है। मतलब स्वीकृति उसी के द्वारा दी जानी चाहिए जिसके सम्मुख हमने प्रस्ताव को रखा है। अगला पॉइंट इसमें आता है स्वीकृति पूर्ण और शर्त रहित होनी चाहिए। स्वीकृति में कोई संशय की स्थिति नहीं होना चाहिए, हाँ या ना में बात खत्म हो जानी चाहिए। या तो हाँ रहेगा या नहीं रहेगा, बीच की कंडीशन नहीं आती इसमें, क्योंकि ये या तो इस पर पूर्ण होनी चाहिए और शर्त रहित होना चाहिए। यदि हमने सामने वाले को प्रस्ताव रखा तो उसने कहा कि तेरी बात तो सही है यार, पर तू मेरे को ऐसा कर देगा तो मैं तेरी बात मानूंगा, तो वहां पर एक शर्त लग गई, तो शर्त नहीं होती है स्वीकृति में। यदि आप शर्त लगा देते तो वो फिर प्रति प्रस्ताव हो जाता है। आपने पहले वाले का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जैसे मोटरसाइकिल की अपन बात कर रही, तू हमारी मोटरसाइकिल 50,000 रुपए में खरीद ले, सामने वाला कहते नहीं यार मैं तो ये 45 में लूंगा, तो वो फिर 50,000 वाला जो हमारा प्रस्ताव उसको ठुकरा दिया, उसने प्रति प्रस्ताव हमें दिया है। पर स्वीकृति ऐसी रहेगी हाँ या ना, क्या आप मेरी मोटरसाइकिल 50,000 में खरीदेंगे? हाँ, तो वो स्वीकृति मिल गई, ना तो स्वीकृति नहीं मिली। तो क्या होगा? स्वीकृति कैसे होनी चाहिए? पूर्ण और शर्त रहित, उसमें बीच में कोई एक कंडीशन नहीं आनी चाहिए। अगला आता है स्वीकृति नियमित ढंग से होनी चाहिए। मान लो प्रस्ताव देते समय हमने सामने वाले कहा कि आप अपनी स्वीकृति लिखित रूप से ही हमें दें, बाय पोस्ट दें, मेल पे दें, जैसा भी हमने उसमें निर्धारित कर दिया, तो स्वीकृति उसी तरीके से मिलना चाहिए। तरीका वही हो जो हमने प्रस्ताव में लिखा हो। यदि हमने प्रस्ताव में कहा लिखित रूप से दें और वो लिखित के बजाय मौखिक रूप से हमें दे रहा, हमने कहा रिटर्न में दे, वो ओरल दे रहा, तो वो मान्य नहीं है। स्वीकृति उसी तरीके से होना चाहिए जैसा कि प्रस्ताव में लिखा गया हो। नियमित ढंग से होना चाहिए, मतलब प्रस्ताव के अनुसार होना चाहिए। निर्धारित अवधि में होना चाहिए, मतलब हमने यदि कोई निर्धारित समय दे दिया कि भाई 10 दिन का अपनी स्वीकृति दे तो ही मान्य होगी, 11वें दिन की स्वीकृति मान्य नहीं होगी। पर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, सर यदि समय निर्धारित नहीं किया गया तो क्या? तो उस कंडीशन में आता है एक वर्ड चलता उचित। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उचित की परिभाषाएं बदलती रहती है। तो निर्धारित अवधि में मिलना चाहिए, यदि समय दे रखा है तो उसके अंदर, और यदि समय नहीं दे रखा तो उचित समय के अंदर देना। हमने कहा कि उचित शब्द जो है इसका अर्थ समय, परिस्थिति और देशकाल के अनुसार बदलता रहता है। जैसे मान लो कि हमने किसी व्यक्ति को ऑफर किया कि भाई आप पटाखे की दुकान लगाएंगे, ठीक है, अब वो उसकी स्वीकृति हमें दिवाली के बाद दे रहा, तो फिर मतलब नहीं निकलेगा, तो वो उचित समय नहीं हुआ। तो यदि वो दिवाली के पहले हमें कह दे तो क्या हो जाएगा? उचित समय, ठीक है। अगला है स्वीकृति का संवहन होना चाहिए। आपने मन ही मन में कुछ सोच लिया हाँ या ना, और सामने वाले को नहीं बताया, जो प्रस्तावक है उसे नहीं बताया, तो फिर वो स्वीकृति का मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि स्वीकृति का संवहन होना बहुत जरूरी है। इस व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति को ये बात कहना बहुत जरूरी है कि मैं तेरी बात से सहमत हूँ। मन ही मन में सोच लेने से सामने वाले को पता नहीं चलता, सामने वाला अंतर्यामी तो है नहीं, तो उसको क्या होगा? अपनी बात सामने वाले को बताना पड़ेगी, तभी वो स्वीकृति मान्य है। अगला पॉइंट आता है कि स्वीकृति आचरण के द्वारा या किसी कार्य के द्वारा भी दी जा सकती है। आचरण के द्वारा मतलब आप कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, पर कुछ इशारे ऐसे कर देंगे सामने वाला समझ जाएगा। आपकी पलकें झुकी और सामने वाला समझ गया कि आपकी स्वीकृति है या नहीं है। जिसने चप्पल उठा लिया तो बोले स्वीकृति नहीं है, और पलकें झुक गई है तो स्वीकृति हो गई है। उसी तरीके से कार्य के द्वारा मतलब मान लो हमने पोस्टर पढ़ा गुमशुदा की तलाश, उस आदमी को ढूंढा और पकड़ के ले गए, ठीक है, तो हमने कार्य के द्वारा स्वीकृति दे दी। वो जो गुमशुदा की तलाश होता है पोस्टर ना, वो अपने आप में प्रस्ताव हुआ, हमने पढ़ा और उस आदमी को पकड़ के यदि ले गए तो वहां पर स्वीकृति ऑटोमेटिक कार्य के द्वारा हमने प्रदान कर दी। फिर सामने वाला ये नहीं कह सकता मैं तेरे को इनाम नहीं दूंगा, मैंने प्रस्ताव नहीं रखा था तो मेरे पास आई नहीं स्वीकृति देना, नहीं, हमने कार्य के द्वारा ही स्वीकृति प्रदान कर दी है। दोस्तों तो इस तरीके से हमारे स्वीकृति के सारे लक्षण कंप्लीट होते हैं। पहले हमने देखा कि प्रस्ताव क्या है, फिर उसके आवश्यक लक्षण देखे, फिर स्वीकृति क्या है, उसके आवश्यक लक्षण या नियमों को हमने समझा। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर आज यही कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगला लेक्चर लेके आएंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि महत्वपूर्ण लेक्चर उन लोगों तक भी पहुंच पाए। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।